लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। संगीत के बिना जीवन नीरस है और जब राजस्थानी संगीत की बात होती है तो शायद इसकी तो दुनिया भी दीवानी है। इससे सुंदर संगीत कहीं नहीं मिलता ऐसा लगता है। दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं, राजस्थानी फोक में डूबते हैं और इसको सीखते भी हैं, साथ में नाचते भी हैं, गाते भी हैं। ऐसा ही एक कलाकार हमारे साथ आज उपस्थित है हमारे स्टूडियो में, जिसने देश दुनिया के लोगों को अपनी कला से अपनी ओर खींचा है। उनका नाम है राहुल सोलंकी। अग्निकुला बैंड के ये संस्थापक हैं और अपने बैंड के माध्यम से जगह जगह कार्यक्रम करते हैं। जयपुर राजस्थान इनका तो घर ही है, यहाँ पे शुरू से करते आए हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी अब तक की संगीतमय यात्रा के बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा लग रहा है राहुल जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और आप आने वाले दिनों में कुछ बहुत सुंदर प्रोग्राम जयपुर को देने वाले हैं। तो मैं बात यहीं से शुरू करूंगी कि आपने क्या कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, इस समय किस तरह का प्रोग्राम हमारे लिए, यहाँ के जयपुर वासियों के लिए आप लेकर आ रहे हैं। हेलो जी, नमस्ते, राम राम, खमा गनी। और मैं एक बहुत खूबसूरत सूफी और एक फ्यूज़न का हम लोग एक मैम फेस्टिवल लेके आ रहे हैं, एक म्यूज़िक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम लोग। सूफी फ्यूजन, राजस्थान लोकगीत और सूफी का फ्यूजन। सूफी का फ्यूज़न जिसमें सूफी म्यूज़िक होगा, राजस्थानी म्यूज़िक होगा। उसका एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे यूनिक इंस्ट्रूमेंटों के साथ में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट में जयपुर में लेके आने वाला हूँ। और ये एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग जवाहर कला केंद्र में 24 जनवरी को, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे यूनिक आर्टिस्ट होंगे, जिसमें सितार का जुगलबंदी, दरबुगे की जुगलबंदी, खरताल, मोरचंगे से बहुत सारे राजस्थान के जितने भी ट्रेडिशनल फोक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यस, उनके साथ में कुछ जो बाहर के इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम हो गया, गिटार हो गया, उनका एक फ्यूजन होगा मैम। उसके बाद में वो आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे। कुछ आर्टिस्ट हैं, एक बहुत खूबसूरत डांसर है, बहुत बहुत यूनिक डांसर है जिसका नाम शोभा सपेरा है। वो उस प्रोग्राम में परफॉर्म करेगी, कुछ कालबेलिया डांस को प्रेजेंट करेगी, गिटार जैसे, ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंटों के साथ में वो परफॉर्म करेगी, वैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ में। फिर मेरा जो बैंड है अग्निकुला, हम लोग लास्ट में परफॉर्म करेंगे। मेरा बैंड 12 से 13 लोगों की टीम परफॉर्म करेगी। उस शो को हम लोग लास्ट में उसको हम लोग परफॉर्म में और रखने वाले आपने अभी बताया कि बाहर के भी आर्टिस्ट हैं, बाहर का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कौन लोग हैं और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? मैम। कुछ आर्टिस्ट बॉम्बे से आ रहे हैं जो ड्रम, गिटार, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट के साथ में वो फ्यूजन करेंगे। अच्छा। मैं वैसे हूँ जयपुर से, मगर मैं रहता बॉम्बे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी मैं लेके आ रहा हूँ कि चलो मेरी जन्मभूमि पे चलते हैं और वहाँ पे जो यहाँ का जो फोक है और वहाँ का जो फोक है, या वहाँ का जो हिप हॉप म्यूजिक है, या जो वहाँ का जो बॉलीवुड म्यूजिक है, उसको मिक्स करके हम लोग बजाना चाहते हैं। क्योंकि तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं वहाँ के आर्टिस्टों को मैं लेकर आऊँ यहाँ पे फ्यूजन करने के लिए। नया कॉन्सेप्ट है तो नए लोग होने बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। तो इस वजह से मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ जल्दी। 24 जनवरी उसकी डेट है मैम। और इसमें सारे यूथ ही हैं, आप जैसे ही लोग हैं? यस, पूरे यूथ है मैम उसमें, सारे गैंगस्टर्स। एक बड़ा मन में स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है, क्या फोक में आज के यूथ का इंटरेस्ट है, वाकई है, आपको लगता है? यस मैम, डेफिनेटली है उसमें। क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप या आज के यंगस्टर को वो जो पुराना फोक है नई तरीके से पुरुषों को, तो शायद हो सकता है कि वो उन्हें पसंद आएगा। गिटार के साथ कुछ राजस्थानी गाना गाओगे तो 100% उन्हें पसंद आएगा। अभी लोग पसंद करते हैं, आज का यंगस्टर्स पसंद करता है उसको, क्योंकि नए तरीके से होना आज का फ्यूजन। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े यूनिक म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, फोक म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, जिनके अंदर लोग सुनने भी जाते हैं। मगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो राजस्थान में बहुत कम हो रहा है, हमारे फोक को लेकर वो बहुत कम हो रहा है। कि तो इसी वजह से जो मेरा बैंड है अग्निकुला, हम लोग फोक सूफी म्यूजिक फेस्टिवल्स करते हैं। हम लोग अभी जो कुछ मेरा जो टारगेट है, मैं यहीं पे नहीं पूरे इंडिया में एक पूरा कॉन्सेप्ट चलाना चाहता हूँ, जहाँ पे अलग अलग जगह जाकर हम लोग फोक के साथ फ्यूजन करें, वहाँ के लोगों को भी फोक सुनाए कि राजस्थानी फ्यूजन फोक के साथ कैसा वाइब करता है। अब मुझे आप ये बताइए कि राजस्थान का जो मौलिक है स्वरूप संगीत का, लोकगीत और लोक संगीत, क्या फ्यूजन में आप उसको बचा कर ले जा पाएंगे या उसका फिल्मीकरण हो जाएगा? क्या किस तरह प्रस्तुत करेंगे? मैम कहना है कि उसको नहीं करेंगे तो वो वैसे भी मरता चला जा रहा है मैम।
लोगों के बीच में, वो आएगा नहीं वो लोगों के बीच ठीक में। है, ठीक है। हम लोग उसको कैसे लेके आना चाहते हैं, वो मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मरेगा नहीं, वो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो ठीक पाएगा। है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप उसका मौलिक स्वरूप बरकरार रखते हुए लेके जाएंगे या उसको भी बदलेंगे? नहीं नहीं, मैं उसको वैसे ही, जो गाया हुआ गाना है वो हम लोग उसको वैसे ही करेंगे, बस उसमें हम लोग कैसे हम लोग उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, नया कुछ म्यूजिक उसके ऊपर डाल के, नए इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर डाल के, हम लोग जो गाया हुआ वर्जन है वही रखेंगे हम लोग अच्छा, उसको। उसमें बदलाव नहीं है, उसके संगीत में बदलाव नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स आप ऐड करेंगे। कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं है। में मेरा यही सवाल था, क्योंकि आज के समय में जो लोक संगीत के नाम पे या लोकगीत के नाम पे परोसा जा रहा है, वो एक विकृति है, उसको संगीत नहीं बोलेंगे, वो Yes, जोत yes, नहीं है। मेरा सवाल यही था कि यूथ इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो गया है कि चीजों को फ्यूज करके क्या बना रहा है और क्या परोस रहा है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा करता है, तो ये Yes, yes, चीज ma'am. नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं होगा मैम, हम लोग उसी पे, हम, मेरा टारगेट ही वही है कि जो हमारा जो मरा हुआ जो फोक है, जो दबता चला जा रहा है फोक, उसको हम लोग उसी तरीके से, जो पहले की जो कंपोजिशन है हम लोग उसी को वहीं पे रखें, हम लोग कंपोजिशन हम लोग वही रखें, मगर उस पे किसी चीज को सजाने के लिए उसके ऊपर कुछ चीजें लगाई जाती है। तो वो क्या है, ड्रम, गिटार, तबला, मोरचंग, खरताल, इस सारे इंस्ट्रूमेंटों को जब उसके ऊपर डाला जाएगा यूनिक तरीके से, तो वो गाना बहुत अच्छा साउंड कर सकता है, वो म्यूजिक बहुत अच्छा साउंड कर सकता है। तो मेरा टारगेट वही है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ बजाकर सुनाएं अभी, तो थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा लगे कि आप किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, या गा के भी सुना सकते हैं। यस यस, मैं गा के सुनाता हूँ आपको। तो मेरे ही कुछ गाने, अभी मैंने टी सीरीज को गाना दिया था, वो फोक, और मैंने हिंदी वर्जन में उस गाने को बनाया। उस गाने के शब्द कुछ है, सजन बिन सूना घर लागे, सजन बिन सूना घर लागे, सजना बिन मोए चैन नी आवे, सजना बिन मोए चैन नी आवे, मोरी अखियां तरसी जावे, सायब बिन सूना घर लागे, सजन बिन सूना घर लागे। बहुत सुंदर। ये टी सीरीज पर आ चुका है? ये गाना आ चुका है, मैंने ये फोक और कुछ हिंदी वर्जन में इस गाने को मैंने दिया है, मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में फ्यूजन बना के। इस गाने की कंपोजिशन मैंने की, इस गाने के लिरिक्स मैंने लिखे, और भी कुछ आर्टिस्टों ने इस गाने में गाया है। तो ये कुछ ऐसे तरीके से क्या आप गाना। कंपोजिशन भी करते हैं? हाँ जी मैं और कंपोज भी lyrics करता हूँ गानों को, थोड़ा बहुत लिरिक्स भी लिखता हूँ मैं, और बहुत सारे गाने लिखे हैं मैंने। अभी महादेव के ऊपर मेरा एक गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, वो थोड़ा सा मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। महादेवा शंभु महादेवा, महादेवा शंभु महादेवा, नंदी के तुम असवारी, कैलाश पर्वत वासी, नंदी के तुम असवारी, कैलाश पर्वत वासी, महादेवा घर घर महादेवा, महादेवा शंभु महादेवा, महादेवा शंभु महादेवा। तो ये गाना है मैम, ये अभी जस्ट रिलीज हुआ है गाना। आपको ऐसा लगता है क्या राहुल जी कि लोगों का भजन में इंटरेस्ट है, लोगों की रुचि है, खासकर जो यूथ है उसकी रुचि भजन में है, ऐसा लगता है आपको? अभी मैम हो रही है वो, अभी वो उस तरफ लोग मुड़ रहे हैं मैम, उस तरफ यंगस्टर्स मुड़ रहे हैं मैम। क्योंकि वो क्यों मुड़ रहा है मैम, क्योंकि यंगस्टर्स को पता है क्या चाहिए मैम, वो चाहिए कि नया जो म्यूजिक है, नया जो म्यूजिक जन्म रहा है, उसके साथ में जो हमारा पुराना जो म्यूजिक है, पुराने जो भजन है, वो बहुत खूबसूरत भजन है मैम, वो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखे हैं मैम, उनके लिरिक्स बहुत खूबसूरत है, जिन्होंने कंपोज किया वो बहुत खूबसूरत है। जो बोलते हैं कि जो ओल्ड है वो गोल्ड है मैम, है ना। जो पुराना जो सोना है उसको लोग लेके आना चाहते हैं, यूं कि लोग सुनना पसंद करेंगे उसे, मगर मैं वो सुनेंगे तब क्योंकि उसके अंदर जो आज का म्यूजिक मिक्स होगा। तो कोई पुराना भजन आपके ध्यान में आ रहा है जो सुना सकते हैं आप? जैसे मैम एक बहुत खूबसूरत भजन है पुराना, उसे भी नए तरीके से कुछ फिल्मों में भी गाया है और अभी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। कुछ ऐसे है, उसके प्रेम में अपनी सुध बुध हारी रे, वो नखरे वाली रे, राधिका प्यारी रे, बातें करई दो मेरो ब्याह, बातें करा दो मेरो ब्याह, उम्र तेरी छोटी से, सोच तेरी खोटी से,
कैया करा दू तेरो ब्याह, काते करा दू तेरो ब्याह, बीरज की छोरी से, गाँव की गोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह, मैया करा दो मेरो ब्याह। कितना सुंदर और सुरीला है ये। और इसको सुनकर ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये किसी फिल्मी धुन पे भजन बनाया हुआ है, जबकि बिल्कुल इसका उल्टा है। ये हमारा राजस्थानी फोक है, भजन है, जिसको लेकर फिल्मी धुन तैयार की गई है और फिल्म में वो गाना डाला गया है। यस और कोई भजन आपको ध्यान आ रहा है जो हमारे राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध है, हर समय गाते हैं? बहुत सारे ऐसे भजन है, जैसे एक राजस्थान का बहुत पुराना भजन है मैम, जिसे गुरु के ऊपर गाया हुआ है, जैसे वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, हाँ वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मारा निर्गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, सब सकिया मिल हालो थे केसर तिलक लगावो री, सब सकिया मिल हालो थे केसर तिलक लगावो री, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, ए मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। तो ये भजन है मैम, बहुत खूबसूरत भजन है, बड़ा विभोर करने वाला है ये। तो Yes, yes. इसमें गीत इतना सुंदर और इसके जो धुन है, दोनों ही रचना और धुन बहुत सुंदर है ये। तो वैसे कुछ गाने जिनको मेरा जो बैंड है वो इस तरीके से फ्यूजन कर रहा है, और मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ इन सब गानों को, इन सब म्यूजिक को। मैं चाहता हूँ कि वो म्यूजिक छुपे ना, वो म्यूजिक दबके ना रहे, वो म्यूजिक सामने आए लोगों के। आज का यंगस्टर्स भी तब सुनेगा तब उसे कुछ नया सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैम आप उसको घर पे जाके उसको नहीं बोल सकते ये मेरा गाना सुन। सोशल मीडिया तब बूस्ट करता है कि जब देखता है उसको कि हाँ यार ये बंदा इसको पसंद कर रहा है, तो वो चीज़ बार बार में आती है, तो वो पसंद तब करेगा कि जब उसके मतलब की चीज़ होगी मैम। तो आज का यंगस्टर्स किसी चीज़ को मना नहीं करता कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मगर वो उसको पसंद तब आना चाहिए कि जब उसको लगना चाहिए कि हाँ यार ये मेरे काबिल है ये चीज़। ऑलरेडी म्यूजिक काबिल ही होता है सबके, बट उसके दिमाग तक, उसके दिल तक वो म्यूजिक पहुंचना चाहिए, उसके अंदर तक वो म्यूजिक आवाज़ करना चाहिए हाँ यार। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार आपको लोगों तक ये चीज़, सब चीज़ें लेके जानी है, तो थोड़ा बहुत उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि तब वो चीज़ जिंदी रह पाएगी, तब वो चीज़ लोगों तक बाहर आ पाएगी। तो मेरा यही टारगेट है मैं म्यूजिक को लेके। आप लोगों का इतना प्रयास है इसमें। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सरकार को लेके, क्योंकि राजस्थान में सरकार के भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, पर्यटन के अलग कार्यक्रम है, इसके अलावा सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें देश विदेश की जो भागीदारी होती है, इसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं राजस्थान के फोक का। और सरकार को और सभी को पता है कि हमारे फोक की क्या प्रसिद्धि है बाहर। आप लोगों को, आप जैसे कलाकारों को उसमें क्या अनुभव हुआ सरकार के साथ? देखिए मैम, मेरी जन्मभूमि जयपुर है, मैं यहाँ से निकल कर बॉम्बे तक पहुँचा हूँ, मैं यहीं को गाता हूँ, मैं यहीं की गाता हूँ, और जो भी दिया है मुझे राजस्थान से मिला है मुझे। मैम कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख होता है ना मैम, कि जब राजस्थान में कॉन्सर्ट होता है, भले वो टूरिज्म करवाए या भले वो कोई भी करवाए, मगर जो आर्टिस्ट बाहर से आता है, डेफिनेटली बाहर के शख्स की इज्जत करनी चाहिए। वो मैं राजस्थान में यही सिखाया कि केसरिया वाला माओ ने पधारो हमारे देश, हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि उनकी वही होना चाहिए, उनकी वैसी इज्जत करें। मगर मैम राजस्थान में भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हैं, राजस्थान में आर्ट बहुत यूनिक है। जब हम लोग बाहर जाके बोलते हैं हम लोग राजस्थान से, तो वहाँ के लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं, और राजस्थान का म्यूज़िक बहुत सुरीला है। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का दुख होता है मैम, हमसे ज़्यादा इज्जत बाहर के आर्टिस्ट को मिलती है, वो मिलनी भी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं मैम हमें भी उतनी इज्जत की, हाँ, बराबर होना चाहिए, कम से कम सरकारी नज़र में दोनों कलाकारों का बराबर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमसे ज़्यादा पैसा उन्हें दे रहे हो, हमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उन्हें दे रहे हो। बोलते राजस्थान के ऐसा कहीं ना कहीं भी मैंने कुछ शोज़ देखे, एक ही स्टेज पे बहुत बड़े आर्टिस्ट काम करते, और जहाँ पे राजस्थान का आर्टिस्ट आता है तो उसे स्टेज बांट दिया जाता है, उसे पैसा गलत बांट दिया जाता है, उसे एक उनकी अलग इज्जत दे दी जाती है कि यार आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो आर्टिस्ट है वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा नहीं। गुण दोनों में हो सकता है कि वो आर्टिस्ट बड़ा है, उस आर्टिस्ट का नाम है, वो आर्टिस्ट तुमसे बड़ा है हो सकता है, मगर इस आर्टिस्ट के पास उस आर्टिस्ट से ज्यादा गुण है। उस हो सकता है कि उस आर्टिस्ट से ज्यादा इसके पास में अरे कम से कम राजस्थान का फोक तो उसके पास नहीं है ना, वो जो लेके आया वो बाहर से लेके आया। यस,
जो राजस्थान में जो शख्स आ रहा है, जो टूरिज्म जो टूरिस्ट राजस्थान में आ रहा है, वो सिर्फ राजस्थान का कल्चर देखने के लिए आ रहा है मैम। वो राजस्थान का म्यूजिक समझने के लिए आ रहा है, वो राजस्थान की संस्कृति समझने के लिए आ रहा है मैम यहाँ पे, ना कि बाहर की चीजें बाहर जाकर वो देख लेता है। और मैं आपको बताऊं, ये सवाल यहाँ बार बार उठते हैं जब भी टूरिज्म का सरकार का प्रोग्राम होता है या कोई फेयर होता है या फेस्टिवल होता है। हमेशा जो यहाँ के फोक कलाकार हैं उनको थोड़ा सा नीचे दर्जे का रखते हैं, साइडलाइन कर देते हैं, या डुगडुगी बजाने के लिए या गेट पे बिठा देते हैं, या मंच छोटा कर देते हैं। और ये सवाल बार बार उठते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल दरकिनार करके सरकार इसी तरह जो बॉम्बे के जो कलाकार हैं या दूसरे कलाकार हैं, फिल्म के कलाकार हैं, उनको बुलाती है। जब सरकार का कार्यक्रम है तो सरकार कम से कम अपने कलाकारों को तो वहाँ पर प्रमोट कर ही सकती है। और जहाँ तक छोटे कलाकारों की बात है, इनके पास मंच ही यही होता है कि जब वो इस जगह पहुँचे और देश विदेश के दर्शक और जो पर्यटक हैं वो उनको देख पाएँ, क्योंकि छोटे कलाकारों के पास ये आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो बाहर जाके परफॉर्म करें। तो जब विदेशी पाहुना यहाँ उठ के आए हैं उनको देखने, तो भी सरकार फिल्मी कलाकारों को लाकर मंच देती है। ये सच में बहुत दुखद है और इस पर हम लोगों ने बहुत बार आवाज़ उठाई है। और आपकी वो पीड़ा मैं समझ रही हूँ जो आपने कही है। उम्मीद करती हूँ कि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचेगी। अब एक चीज़ बताइए, जब कार्यक्रम ऐसा है जिसमें बाहर के कलाकार नहीं आते हैं, राजस्थान से बाहर के नहीं आते हैं, तब उन कार्यक्रमों में सरकार का क्या रवैया रहता है सभी कलाकारों के साथ? क्या है ना कि मैम, मुझे जहाँ तक लगता है और जो मुझे पता है अभी तक कि जो जयपुर में या राजस्थान में जहाँ पे भी शो होते हैं, जहाँ पे बड़े आर्टिस्ट नहीं आते, तो फिर वो शोज़ भी छोटे ही होते हैं मैम। जो मुझे अभी तक पता है, जो मेरे को जो समझ आया है यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत समय से गा रहा हूँ, बहुत समय से मैं आपकी दुआ से मैं इंडिया की टॉप नंबर कंपनीज़ के साथ में मेरे बैंड ने परफॉर्म किया है मैम, और मैंने इंडिया की टॉप नंबर कंपनी के साथ में बजाया, और मैंने बहुत सारे लेवल के साथ में ऑलरेडी काम किया है। अभी मैंने कुछ मूवीज़ के लिए भी गाया जिसमें मैंने राजस्थानी म्यूज़िक दिया, राजस्थानी म्यूज़िक को प्रमोट किया। उसमें राजस्थानी म्यूज़िक पे, राजस्थान में जो राजस्थान का जो म्यूज़िक है उसमें मैंने पूरा उसको पूरी फिल्म में उतारा गया है मेरे। मैंने वोकल भी दिया है उसमें, मैंने गाया भी है, मैंने राजस्थान के शब्द भी रखे हैं उसमें, राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट भी रखे हैं मैंने। तो मुझे जो लगता है जो शोज़ होते हैं जयपुर में या जो राजस्थान में जहाँ पे भी शो होते हैं, फिर वो छोटे ही शोज़ होते हैं, वो छोटे ही परफॉर्म होते हैं जहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म आर्टिस्ट आते हैं। और या ज़्यादातर स्थितियों में आर्टिस्ट अपना प्रोग्राम खुद ही मैनेज करके करते हैं, यस जिससे कि उनको दर्शक या पर्यटक देख सकें। यस मैम। तो अगर ये स्थितियां हैं तो आप ऊपर कैसे उठे फिर? मैम वो है ना, क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा करने के लिए मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी, और हर एक शख्स में अंदर से घुमक आती है कि नहीं यार, मुझे कुछ बड़ा करना है तो कुछ कहीं आना पड़ेगा। तो मैं निकल के गया बॉम्बे में, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैम, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ है मैम मुझे। लेकिन बॉम्बे तो आप बाद में गए, जयपुर तो मुझे लगता है उसके पहले आप छोड़ चुके थे। आना जाना आपका था शायद दिल्ली या... मेरी जर्नी के पीछे एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज अग्निगोला और जो राहुल सोलंकी है मैम, एक शख्स की वजह से, जिनका नाम है कैप्टन राजेश। मैम 2016 में एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे एक शख्स मिला था मुझे जिसका नाम था कैप्टन राजेश। ये आर्मी से हैं? ये आर्मी से है। यस, ये रिटायर्ड है मैम। और इनकी कंपनी थी GSS करके, वहाँ पे मैं परफॉर्म करने गया था। छोटा प्रोग्राम था मैम, रॉयल ओर्चिड में वो प्रोग्राम था मैम। तो मैं वो प्रोग्राम करने गया था मैम, वहाँ पे 200 लोगों की गैदरिंग थी मैम। मैं परफॉर्म किया मैम, बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। 3 दिन बाद एक कॉल आता है कि यार मैंने तुम्हें वहाँ पे सुना था और मुझे तुम्हारा म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आया, और मैं तुम्हें एडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई करवाना चाहता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, जो करूँगा मैं। मेरे को लगा यार कौन ही शख्स होगा और कौन किसके लिए इतना करेगा। मेरे माँ बाप बोले फंसो मत फालतू, पता नहीं कौन है, क्योंकि मैम हम पढ़े लिखे नहीं है। कालबेलिया समाज आज भी पढ़ाई से, इन सब चीज़ों से बहुत पीछे भाग रही है ना। पूरे राजस्थान को प्रेजेंट किया है, पूरे इंडिया को प्रेजेंट किया है फोक के थ्रू, डांस के थ्रू। इस पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे, मगर थोड़ी सी जर्नी में बताना चाह रहा हूँ। मम्मी पापा ने बोला, सब लोगों ने बोला भाई कौन किसकी क्यों ही मदद करता है। मैंने बोला नहीं यार, ये शख्स मेरी मदद कर सकता है, मुझे लगता है। मुझे बोला एक काम कर, तू अभी अकेला मेरे घर आ। मैं उनके घर गया मैम, उनके घर गया, पूरी फैमिली से मिलाया। मुझे कुछ ड्रेस के उन्होंने पैसे दिए कि ये ले, मेरे से कुछ पैसे हैं, तू ये लेकर जा, तू तेरी ड्रेस बनवा और तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरे लिए घर ढूंढ के रखूँगा एक। अच्छा। मैंने बोला ठीक है। मैंने यहाँ पे सबको समझाया, मम्मी पापा माँ मैं जाना चाहता हूँ। 2017 में मैं यहाँ से चला गया। आपको ये नहीं लगा कि एक आर्मी पर्सन है
वो तो बड़े वैसे रोवीले होते हैं और थोड़े वैसे, वो म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा मैम कॉम्बिनेशन? आज तक भी उनको म्यूजिक से उनका कोई वास्ता नहीं है मैम। पूरे परिवार में ना उनको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है या नहीं, उनको सुनना पसंद है, मगर म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है उन्हें। बस वो चाहते, वो एक ही बात बोलते हैं, मुझे यार इस बच्चे को बढ़ता देखना है, बस सबके सामने, जो अभी तक भी बोलते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगा वो इतना अच्छा शख्स है, मतलब उनकी उनकी एक तो उनकी बोलते हैं ना मैम कि जो उनकी एनर्जी पावर है, दूसरे को मतलब उनको देखकर ही ऐसा लगता है नहीं यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह की बातें करते हैं वो, जिस तरीके का मुझे हौसला मिला उन्हें। मैं यहाँ से गया मैम, उन्होंने मुझे एक घर दिया, मुझे मैम मैं क्या ही पैसा बताऊँ, मुझे 3 से 4 लाख के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दे रहा है मैम। मुझे एक फार्म हाउस, पूरा एक फार्म हाउस, उनका फार्म हाउस था जहाँ पे मुझे प्रैक्टिस के लिए एक रूम बनाया, वहाँ पे मैं बैक टू बैक प्रैक्टिस करता था। सिर्फ मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की, 6 महीने में 2018 तक मैंने इंडिया की टॉप नंबर कंपनीज के साथ में बजाया 2 साल के अंदर अंदर मैम। वाह, ये होता है जब एक कलाकार को मौका मिलता है, उसको सुविधाएं मिलती है अपने संगीत को बढ़ाने के लिए, तो वो कहाँ पहुंचता है। इंडिया की टॉप नंबर कंपनी आता है, मैं क्या ही कंपनी को नाम बताऊँ, मर्सिडीज, डेयरी मिल्क, महिंद्रा, विक्स, सबके साथ मैंने बजाया, इन्फोसिस। इनके कार्यक्रमों में, यस, इनके कार्यक्रमों में मैंने प्ले किया ऑलरेडी, मैंने बहुत सारी इन्फोसिस में, यस मैम, मेरे ऐसे नगारो, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मैंने परफॉर्म करी उन शख्स की वजह से। और आज भी वो मेरे इतने साथ हैं, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ या जब भी मैं बोलता हूँ तो। और जो भी राहुल सोलंकी, अग्नि कुलाय मैम, कैप्टन राजेश नहीं होते शायद वो नहीं होता, मुझे लगता है ये, क्योंकि मैम आप किसी के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते। ये दोनों ही चीजें हैं, उनका संसाधन उन्होंने आपको प्रोवाइड कराया, यस मैम, और संगीत और लगन और रियाज वो आपका है, Yes. दोनों ही चीजें हैं। तो जो भी हूँ आज मैं कैप्टन राजेश की वजह से हूँ मैम। वो शख्स मेरी लाइफ में नहीं होते शायद मैं नहीं होता मैम, मुझे ऐसा लगता है। मगर लोग बोलते हैं नहीं यार तुम काम करते रहते तो कहीं ना कहीं तो पहुंचते, हो सकता है पहुंचते। हाँ पहुंचते, लेकिन ये थोड़ा सा एक पुल मिल गया तो आप जल्दी पहुंच यस, गए। और अभी जल्दी भी बात पहुंच करके। गया। और जो उनसे जो मुझे अनुभव मिला, वो वैसे जो पर्सन है, जिस तरीके का उनसे अनुभव मिला, मुझे नहीं लगता मैम के फ्यूचर में उनके अलावा मेरी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आता या वैसा मुझे अनुभव देता। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उनकी वजह से जो मुझे स्टेज मिला है, जो टाइम मिला है मुझे, शायद हो सकता था कि मैं बहुत मेहनत करके भी वो नहीं पा सकता था मैम। तो थैंक यू सो मच मेरे सर के लिए। तो और वो हैं तो अग्नि कुलाय बस मैम। अब कुछ मुझे एक आध इंस्ट्रूमेंट सुना दीजिए जो आप बजाते हैं। मुझे लगता है आप बहुत सारे बजाते हैं, 10-12 इंस्ट्रूमेंट्स तो मैंने देखे हैं। यस मैम, एक दो कुछ आप सुना सकते हो तो वो हमें सुनाइए। मैं एक इंस्ट्रूमेंट है मोरचंग मैम, बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मोरचंग बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे मोरचंग बोलते हैं मैम। तो ऐसे में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, ये कहाँ का है इंस्ट्रूमेंट, मैम कब ये बनता है ये? बहुत सारी जगह इसको बजाते हैं, ऑफ इंडिया भी इसको बजाते हैं। हाँ बजाते तो हैं, लेकिन ये तो बड़ा देखने में अद्भुत सा, और ऐसे बाजार में दिखता नहीं है। सारे इंस्ट्रूमेंट दिख जाते हैं, ये नहीं दिखता। ये कहाँ बनता है? क्यों मैम, ये बनता ही सिर्फ जैसलमेर में है। जैसलमेर के कुछ लोग इसे बनाते हैं और ये वहीं से निकला हुआ इंस्ट्रूमेंट है। वैसे जो मोरचंग है, ये मोरचंग क्यों है इसका नाम? मैम ये मोर की तरह है, मतलब ये मोर की अच्छा, तरह इसका मोर। बना हुआ है। इसका जो साइज और जो इसकी जो बनावट है वो मोर की तरह, तो उन्होंने नाम दे दिया मोरचंग। तो इसे गिने चुने लोग बजाते हैं और गिने चुने लोग ही बनाते हैं मैम, इंडिया में, पूरे इंडिया में मैम। तो ये बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, इसी को हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं, इसी को हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। गिटार से भी बहुत यूनिक है ये, क्योंकि गिटार में बहुत सारे तार है, इसमें एक तार है, एक तार का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे यही इंस्ट्रूमेंट है मैम, बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, जैसे भपंग, करताल, मोरचंग। इसमें दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास है अभी इसके अलावा? आप क्या? मैं एक भपंग सुनाता हूँ आपको, एक वो इंस्ट्रूमेंट बहुत यूनिक है। इसमें कितने तार हैं? एक है, एक तार है। ये इंस्ट्रूमेंट है मैम, ये एक तार का इंस्ट्रूमेंट है, ये वायर है और ये पिक है इसकी।
तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे भवंग बोलते हैं मैम। तो ये भी बहुत, ये पूरी तरह खोखला है अंदर से, हाँ ये पूरी तरह खोखला है। और इसकी आवाज ऐसे गूंजती है थोड़ा से, और थोड़ी सी हंसी भी आती है सुन के कि ये बहक तो नहीं रहा। हाँ और मैम ये बहुत सारी फिल्मों में बजा हुआ है, बहुत सारे एक्ट में बजा हुआ है, कॉमेडी एक्ट में बहुत सारे बजा हुआ है, मगर ये बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है मैम और बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एक कलाकार थे अलवर के भवंग वादक जहूर खान मेवाती। जहूर खान मेवाती, यस अब वो दिवंगत हो गए हैं, बहुत अच्छा बजाते थे। यस यस, उनके घर से ही बपंग में, बपंग की जो कल्चर जन्मा है वो उनके घर से ही जन्मा है। उसी घराने से, यस उसी घराने से जो मेवात के जो लोग हैं उन्होंने बपंग को, आज भी उनके कुछ आर्टिस्ट हैं, उनके जो बेटा है या उनके जो परिवार के लोग हैं वो अभी तक बजा रहे हैं ना। जैसे मैं कुछ जाकिर करके एक बंदा है, वो बहुत अच्छा बपंग बजाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको आज भी राजस्थान के कुछ लोगों ने, मेवात के कुछ लोगों ने जिंदा रखा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है तो राजस्थान है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है तब राजस्थान है मैम। क्योंकि राजस्थान हमारा वैसे इंस्ट्रूमेंटों को जन्म दिया जो पूरे इंडिया में नहीं है, और राजस्थान का जो म्यूजिक, जो राजस्थान में जो म्यूजिक है वो पूरे इंडिया में नहीं है मैम। राजस्थान का जो फोक खूबसूरत है वो पूरे इंडिया में नहीं है मैम, पूरे वर्ल्ड में नहीं है मैम, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। और बहुत सुंदर है, एक तो कलरफुल है यहाँ का कल्चर और डांस, और उसके साथ ये गाने, और उसका जो संगीत है, संगीत के साथ इसके जो वाद्य यंत्र हैं, सब कुछ यहाँ के माहौल, यहाँ के परिवेश से निकल कर और उसके अनुसार ही वो चीज़ें बनाई गई हैं। मुझे एक राजस्थानी गाना है जो बाहर से आने वाले पावने हैं उनको आमंत्रित करने के लिए, स्वागत करने के लिए गाया जाता है, पधारो नी तारे देश। यस, ये सुना दीजिए। इस गाने का एक वर्जन सुनाता हूँ मैम जो बहुत यूनिक है। अवो 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 रे अवो नी पधारो सा, अवो 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 रे अवो नी पधारो सा, अवो नी पधारो मारे देश देश रे, आवो नी पधारो मारे दे, ओ केसरिया बालम ओ जोड़ीरा राजा, आवो नी पधारो सा, आवो नी पधारो मारे देश देश रे, आवो नी पधारो मारे देश रे। तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो मूल है ना, जो हम लोग ज्यादातर सुनते हैं, उसके बिना तो मन नहीं भरता। अच्छा, तो वो ओरिजिनल सुना देता हूँ। हो जी केसरिया बालम थे आवो नी पधारो, ओ जी मारे देश, ओ पिया प्यारी रा बालम ते आवो नी पधारो मारे देश। ये असली स्वाद है इस संगीत में। यस यस मैम, ये असली स्वाद है मैम, और इसके बिना पूरे राजस्थान का वेलकम नहीं हो सकता मैम। तो ये गाना है तो अतिथि का मेहमानों का जितना वेलकम है वो इसी गाने से होता है मैम। हर मंच पे ये गाया जाता है, इसी से पहचान है राजस्थान की। मैं आपके बचपन में लौटना चाहूंगी। आपका जो परिवेश है, आप कालबेलिया बस्ती में रहते हैं। कालबेलिया बस्ती बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं वहाँ पे, बस्ती में किसी तरह का विकास नहीं है, और जो उनके माता पिता हैं गाकर बजाकर बच्चों के अपनी आजीविका चलाते हैं। गाने की जो स्थितियां हैं वो आर्थिक संपन्नता की ओर तो नहीं ले जाती हैं। तो उन स्थितियों में आप लोग कैसे पले बढ़े? आपके जो कस्बे में अभी भी बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उतना मोटिवेशन भी नहीं है कि स्कूल भेजा जाए। माता पिता इतने ज़्यादा अभी सोच नहीं पाते हैं, हालांकि स्कूल में सरकारी जो व्यवस्था है उसमें शिक्षा निःशुल्क है, लेकिन माता पिता इतने अवेयर नहीं हैं। और संगीत वो सिखाते नहीं हैं क्योंकि इस संगीत से उनको आजीविका मिलनी नहीं, ऐसा माता पिता को अपनी ही स्थितियां देखते हुए लगता है। उन स्थितियों में आप कैसे निकले और अभी क्या स्थिति है? मैम कहना कि मैं कालबेलिया परिवार से हूँ, जिन्हें सपेरा भी बोला जाता है ना। तो मैं सपेरा और कालबेलिया जो हमारी जो समुदाय है हम लोग, उनसे हम लोग बिलोंग करते हैं। और कालबेलिया में बहुत यूनिक नृत्य है, जिसे लोग राजस्थानी कालबेलिया डांस के नाम से जानते हैं। पूरा भारत कालबेलिया डांस के नाम से जानता है, और पूरे इंडिया को, राजस्थान को प्रेजेंट किया है यहाँ के आर्टिस्टों ने वहाँ ले जाके कि हम लोग राजस्थान से हैं, राजस्थान के डांस के थ्रू, कालबेलिया डांस के थ्रू। तो मैं उस समुदाय से और मैं उस कल्चर से आता हूँ मैम क्या ना कि कालबेलिया जो म्यूज़िक है, जो कालबेलिया जो डांसर्स थे, जो मेरा जो जन्म रहा है, जो मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ,
यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज तक भी कुछ आर्टिस्टों को गिटार के बारे में नहीं पता, ड्रम के बारे में नहीं पता, जो कालबेलिया के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो आज भी वो पोंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट, अभी लोग ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, उनको समझ आ रहा है, मगर आज भी बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जो आज भी ढोलक जैसे इंस्ट्रूमेंट में, पुंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट में, बीन जिसे बोलते हैं, डबली जैसे इंस्ट्रूमेंट में उलझे हुए हैं मैम। क्योंकि उन्हें उनके माँ बापों को आज भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो क्यों मैम इस फील्ड में नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पढ़ेगा लिखेगा मेरा बच्चा तो थोड़ा ज़्यादा कमाएगा, उसे एक नाम मिलेगा अच्छा। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं। मगर मैम मुझे जो अभी तक लगता है वो ये लगता है कि मैम की म्यूज़िक में बहुत, मतलब म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है। म्यूज़िक आप करते हो तो म्यूज़िक में आपके लिए सब है, पैसे से लेके नाम शाम सब है। नहीं सब है, लेकिन पढ़ाई भी साथ में होनी चाहिए। पढ़ना तो जरूरी है, Yes, ma'am. पढ़े भी नहीं रहे ना आप। अब क्या है ना मैम, एक बच्चे- तो वो अपने बच्चों को अभी 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 अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अब हमारे पढ़ाना यहाँ पे। शुरू हुआ है। अभी समझ में आ रहा है लोगों को, तो अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मैम, है ना। उनको साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ उनको पढ़ा भी रहे हैं। अभी वो हुआ है मैम, क्यों आज से पहले 10 पढ़े- साल पहले तक तो मुझे याद है जब मैं आप लोग के वहाँ बस्ती में आई थी, तब Yes. तो स्थितियाँ बिल्कुल ऐसी थी कि बच्चे बिल्कुल अधनंगे से घूम रहे थे Yes, और शिक्षा का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं। वो भी अभी भी कुछ जगह है मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे आज भी कोई पढ़ाई का नामो निशान नहीं है मैम। बहुत सारे गांव, जैसलमेर में कुछ गांव है जहाँ पे कुछ नहीं है, उदयपुर में से कुछ गांव है जहाँ पे कुछ नहीं हाँ, है। तो ये कुछ- स्थितियाँ कितनी जटिल है ना कि आप शिक्षा भी नहीं है और जो संगीत है उससे भी वो उदास निराश है कि इसका भी कुछ नहीं हो। वो आज भी मांग के पेट भर रहे हैं मैम। आज तो भी वो उनकी स्थितियाँ ये हो गई है कि उनको मांग के खाना पड़ रहा है। तो एक कलाकार की जो गरिमा होती है, जो स्वाभिमान होता है, वो गिर रहा है। ये सिर्फ में वो लेकर गिरता चला जा रहा है चिंता है ना कुछ। मैम, बहुत चिंता है। हम लोग उसी के ऊपर काम करना चाहते हैं मैम। मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी मैंने क्लास भी बनाई थी, एक स्कूल भी बनाई थी मैंने ना, बाल जनकार करके एक मैंने प्रोग्राम, एक कुछ प्रोग्राम भी किए, मैंने एनजीओ बनाने की कोशिश की थी। मैंने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, मैंने उसको अपने दम पे उस प्रोग्राम, अभी है वो, अभी भी है मैम वो, मैंने अपने दम पे कुछ बच्चों को सिखाया और वो उसके पूरा डाटा है गूगल पे, फेसबुक पे आप जाके देख सकते हैं। बाल जनकार करके मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया जो कुछ मेरे मतलब समाज के, 15 20 25 कितने मैम कम करीब करीब मैंने 70 से 80 बच्चों को हमने म्यूजिक सिखाया मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में, क्योंकि जो मेरे इंस्ट्रूमेंट थे मैंने उन्हीं के साथ में, प्रोफेशनल हाँ इंस्ट्रूमेंट है। उनके साथ ही मेरे लर्नर्स को आपने अपना दे दिया Yes. प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि मैम वो कुछ बच्चे म्यूजिक से ताल्लुक रखते थे, कुछ बच्चे म्यूजिक से ताल्लुक नहीं रखते थे, मगर वो उस बस्ती में जन्म लिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उस म्यूजिक की झलक थी उन बच्चों में। उन्होंने बहुत अच्छा उस म्यूजिक को किया, हमने उनको तैयार किया उन बच्चों को। जो मेरे पास था, जितना मेरे को मेरे मम्मी पापा से, जो मेरे कल्चर से जो मुझे मिला, मैंने उनको सिखवाया उन बच्चों को। आज भी वो बच्चे बहुत अच्छा बजाते हैं। तो मैम जो कालबेलिया जो समाज है, जो हमारा जो परिवार है, मेरे परिवार में एक मैं पहला शख्स हूँ जो गिटार जैसे इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंट लेके आया, वो सैक्सोफोन जैसे इंस्ट्रूमेंट लेके आया, क्योंकि मेरे परिवार में अभी तक ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट देखे बजाते नहीं नहीं थे, ना उन लोगों ने देखे। मगर अभी मेरे परिवार के जो मेरे भांजे भतीजे हैं, वो सब अच्छे स्टेज पे, अच्छे लेवल पे वो लोग प्ले करते हैं, क्योंकि वो मैं बाहर गया, लेकर आया उन इंस्ट्रूमेंटों को, मैंने उनको, फिर यूट्यूब आ गया, मैं यूट्यूब से सीखा। अब वो धीरे 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 प्रोफेशनली वो बजाते हैं और इंडिया की टॉप नंबर कंपनी साथ में उन्होंने बजाया है। इंडिया के बड़े बड़े प्रोग्राम किए, इंडिया की बड़ी वेडिंग्स की है उन्होंने, बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स किए उन्होंने, अभी भी वो कर ही रहे हैं। तो जो मेरा जो परिवार, जो मेरा जो कालबेलिया समाज, जो हमारा जो समाज है मैं ना, वो आज भी मैं इन इंस्ट्रूमेंटों से बहुत पीछे हैं। वो आज भी कालबेलिया डांस के ऊपर रहे हैं, क्योंकि कालबेलिया डांस उनके लिए बहुत, मेरे लिए भी बहुत 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 बड़ी जगह रखता है कालबेलिया मेरे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी उसी समुदाय से आया हूँ निकल के। और कालबेलिया डांस बहुत यूनिक परफॉर्मेंस है, बहुत यूनिक डांस है मैम वो। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि बहुत सारे अच्छे कालबेलिया डांसर हैं जो कम से कम 15-20 देश जा चुके हैं ग्रुप के साथ। इंडिविजुअल तो कैपेसिटी नहीं है उनकी, वो यूं ही बैठी हुई हैं वो डांसर। मैम वो उनकी, मैं उनके पर भी आने वाला था। उनकी अभी वो स्थिति है कि वो मांगने के लिए भी परेशान है मैम। वो मांगने के लिए तैयार है कि हम लोग कहीं जाके मांग ले, क्योंकि मैम भीख मांगने को। यस मैम, वो भीख मांगने को भी तैयार है, क्योंकि मैम एक तो उनके पास पढ़ाई नहीं थी, वो एजेंटों के थ्रू यहाँ से वहाँ गए, पूरे इंडिया को, पूरे राजस्थान को प्रेजेंट किया उन्होंने कालबेलिया फोक के थ्रू। अब उनके पास कुछ भी नहीं है मैम। जिनको मिला उनको मिल गया, जिनको नहीं मिला वो आज भी पीछे है मैम। तो मेरा जो टारगेट है वो ये कि राजस्थान की सरकार को लेके यार, कि जो आर्टिस्ट जो दबे हुए हैं, जो आपके पास पुरानी फाइलें मिलेगी, उनकी पुरानी फाइलें मिलेगी, हाँ, उनको इतने कंट्रीज जा चुके हैं, जा चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ उन लोगों को भी सामने लेके आओ, उन लोगों को भी वापस स्टेज क्योंकि वो कलाकार तो मजे हुए कलाकार हैं, मजे में कलाकार है मैम। एक एसेट है इस राज्य के लिए, उनको छोड़ रखा है। यस मैम, अभी क्या हुआ, कुछ यंगस्टर उड़ते हैं, राजस्थान के कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो उड़ती है
और वो पुराना आर्टिस्ट मरते चले जा रहे हैं कि उनको थोड़ा सा इंटरनेट का अनुभव है, वो इंटरनेट के थ्रू कुछ बड़े साहबों को जाके मिलते हैं, उनसे उनको प्रोग्राम मिल जाते हैं। मगर जो राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं, जो राजस्थान के कालबेलिया आर्टिस्ट है, वो तो मरते चले जा रहे हैं। उनके पास तो उन्हें क्या मिला? उन्होंने पूरे राजस्थान को प्रेजेंट भी किया, राजस्थान के आर्ट को भी प्रेजेंट किया, और आज उनके पास कुछ भी नहीं है मैम। बुजुर्ग हो गए, वो पढ़े लिखे थे नहीं, उनका सोशल मीडिया पे कुछ है नहीं। आज भी उनके पास ऑलरेडी 5 ऐसी लेडीज हैं जिनके पास पासपोर्ट फुल है मैम। उनको नाम लिखना भी नहीं आता मैम, नाम जिसे बोलते हैं तो वो अंगूठा लगाते हैं आज भी, मगर उनके पास 6 पासपोर्ट फुल है। ऐसी ऐसी तो लेडीज। कला जो उनका है उसमें ही उनको महारत हासिल है, और उस समय शिक्षा का इतना जोर भी नहीं था। लेकिन जो दुखद बात है वो ये है कि वो एजेंट के थ्रू बाहर गए, और आने के बाद उनको सरकार की तरफ से किसी तरह का अभी कोई भी सम्मान नहीं है, या किसी भी तरह से उनकी कला को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का कोई जरिया नहीं है। यस मैम, यस डेफिनेटली, ये सच्चाई है मैम। और क्या ना मैम कि हमारे में भी एक शख्स ने कालबेलिया डांस को जन्म दिया, जिनका नाम था गुलाबो सपेरा जी, है ना। उन्होंने पूरा इसको बहुत ज्यादा प्रसारित किया। उन्हें पद्मश्री मिला उसमें, उस डांस के थ्रू, है ना। और हम लोग जितना कालबेलिया जाना जाता है वो सब उनके थ्रू जाना जाता है। मगर मैं मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बाकी जो कलाकार हैं, मैं यही कह रही हूँ कि आपने एक कलाकार को इतना प्रोत्साहित किया, उसके बाद बाकी को क्यों छोड़ा? वो ये तो लीड कर रही हैं, उनके पीछे जो जितने कलाकार, अभी आप छूट क्यों अब हर जगह जाके तो ये नहीं चिल्ला सकते कि मेरे पीछे और आर्टिस्ट है। हाँ, ये वो तो सरकार को देखना पड़ेगा। वो जो आर्ट कल्चर है, जो डिपार्टमेंट है, उनको देखना पड़ेगा कि यार राजस्थान के और भी आर्टिस्ट है, आप उनको भी दीजिए नाम, क्योंकि उनके थ्रू ही पूरा राजस्थान प्रेजेंट हुआ ना। एक शख्स के थ्रू नहीं हो सकता था मैम। क्या मेरे लीड किया, वो बाहर तक उस चीज को ले गई, उसके बाद उसको प्रसारित करने का काम किसका था? सरकार का है ना, जिसके पास सबसे अधिक संसाधन है। यस मैम। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है मैम, आज भी आर्टिस्ट मांगने को तैयार है, भूखे मर रहे हैं आज भी आर्टिस्ट, है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार उन्हें भी उस नाम की नीड है, थोड़े पैसे की नीड है, वापस एक स्टेज की नीड है। उसके थ्रू मैं एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ शाम अग्नि करके, 24 जनवरी को ही प्रोग्राम है। इसमें मैं एक बहुत खूबसूरत डांसर को लेके आ रहा हूँ जिसका नाम शोभा सपेरा है। उसके 7 पासपोर्ट फुल हैं अभी तक। उनके पति की डेथ हो चुकी है, उनकी एक बेटी है सिर्फ, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। और वो लेडी अभी बहुत परेशान है, मगर वो बहुत मजी हुई आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ऐसा कोई एक्टर नहीं छोड़ा जिनके साथ में काम नहीं किया। बहुत पुरानी मूवीज में भी उन्होंने काम किया है। कालबेलिया डांसर है, मैं उन्हें वापस ये स्टेज दे रहा हूँ जो मुझसे हो सकता है। मुझे नहीं पता कि उनसे उस प्रोग्राम से उन्हें कितने प्रोग्राम मिलेंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रोग्राम से उन्हें एक स्टेज मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, वापस एक आर्ट उनकी जगेगी। नहीं यार कि मुझे करना है, ताकत मिलेगी उन्हें काम करने की। तो मेरा जो टारगेट है, मैं सब आर्टिस्टों को मैं नहीं लेके आ सकता क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, अभी तो आप उस हिसाब से आपकी उतनी क्षमता नहीं है। जो मेरी जो क्षमता है, जिस क्षमता के साथ मैं काम कर सक रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट को लेके आ रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ सरकार के पास में क्षमता है। सरकार बैक टू बैक, हमारी राजस्थान की सरकार अभी बैक टू बैक शोज करती है। यार मैं चाहता हूँ जो तुम बाहर के आर्टिस्टों को मौका देते हो, यहाँ के आर्टिस्टों को अच्छे स्टेज पे मौका दो, अच्छे स्टेज पे उनको मौका दो, और उनकी प्रोफाइल बनवाओ, उनकी प्रोफाइल प्रेजेंट करो, उनको बैक टू बैक शोज दीजिए आप, है ना कि वेलकम करवाते हो उनको, ना कि टीका लगवाना है और कलावा बांधना है। तो प्लीज आप ये मत करवाइए आप प्लीज। और कालबेलिया की जो ड्रेस है हमारी ड्रेस को पहन के अभी कुछ यंगस्टर जो लड़कियां हैं मैम, वो क्या करती है, फिल्मी गानों पे डांस करना स्टार्ट कर देती है। कुछ भी लोग उनको आके किसी भी तरीके से उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो प्लीज आप जो आज की जो लड़कियां हैं, मैं चाहता हूँ जो मेरा ये मैसेज सबके पास जा रहा है, प्लीज आप ये रोक दीजिए। और मैं चीज़ पे बोलना नहीं चाहता था, मगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कालबेलिया हूँ, और मैं कितना भी बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ या मैं कुछ भी करूँ, मैं जाना चाहूँगा, मैं पहचाना चाहूँगा कालबेलिया के थ्रू। मैं कालबेलिया हूँ मैं ना। तो मैं चाहता हूँ जो आज की जो लड़कियाँ हैं, जो आज का हमारा जो आर्ट है, वो इस तरीके से चला जाएगा। जो ब्लैक ड्रेस जो गुलाबो जी ने उस ड्रेस को वो मंच दिया है, वो स्टेज दिया है, वो वोट दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो आर्ट खत्म होता चला जाएगा, हम लोग इस तरीके से काम करें, होता जाए, वो भी अच्छा नहीं, तो वो अच्छा नहीं। तो प्लीज, तो मेरी सबसे गुजारिश है ये कि जो ये ड्रेस है, प्लीज इसका सम्मान कीजिए, इसका इज्जत कीजिए। और क्योंकि ये ड्रेस बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंची है, बहुत मुश्किल से। ये कैसा नहीं कि एक दिन में ये वहां तक उन्हें पद्मश्री मिला है, एक दिन में इस ड्रेस का बहुत नाम हो गया। बहुत सारे आर्टिस्टों ने, एक आर्टिस्ट नहीं, बहुत सारे आर्टिस्टों ने अलग अलग परफॉर्मेंस किए, अलग अलग जाके जब जाके एक आदमी को इतना नाम मिला होगा, शायद एक जाके कि उस स्टेज को एक इतना नाम मिला होगा, वो जाके उस जो ड्रेस को इतना नाम मिला होगा, ये एकदम से नहीं हुआ, बहुत समय लगता है, मगर गिरने में कुछ वक्त लगते हैं। तो प्लीज़ आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, जितने कालबेलिया परिवार से जो लोग हैं, कालबेलिया जो डांसर है, आप अच्छा कर रहे हैं, इस आर्ट को आगे लेके जा रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसे ही इनको करते दीजिए, बट हिंदी गानों पे मत करिए।
जो वेस्टर्न गाने उन पे मत करिए, और राजस्थान के बहुत सारे गाने हैं उन पे आप प्लीज डेफिनेटली आप उन पे काम कर सकते हैं, उन पे गा सकते हैं, उन पे डांस कर सकते हैं, जो करना है आप कीजिए, मगर वो मर्यादा के साथ उसको आप प्रेजेंट कीजिए, तब जाके राजस्थान में जो लोग बैठे हैं वो भी उसकी इज्जत करेंगे, जो बाहर बैठे हैं वो भी उसकी इज्जत करेंगे। करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि जो आपने पोशाक पहनी है वो जिस संगीत का गीत का है उसी के साथ वो अच्छा भी लगता है। Yes, वो उसी के साथ प्रेजेंट होगा मैम। हाँ। अभी आप मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए आप नहीं कर सकते कालबेलियास पे, क्योंकि वो गाना उसके लिए बना नहीं है। हाँ। आप उसके लिए बनाओ तो वो हमारा स्पेशली गाना अरे रे 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 ओ कालियो कूद पड़ो रे मेला में, बहुत सारे गाने, सुंदर गोरिये और नादान गोरिये, बहुत सारे गाने खूबसूरत खूबसूरत राजस्थान गाना, आप इनमें प्रेजेंट करो ना अपने हमारे डांस को, क्यों नहीं कर रहे आप इन पे? अभी आप बॉलीवुड गानों को प्रेजेंट करोगे उनके थ्रू तो वो गाने भी गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं, आपका डांस भी गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, और एक हमारे बात- राजस्थान को कुछ मिल ही नहीं रहा। और बहुत गलत मैसेज जा रहा है राजस्थानी गाने, राजस्थानी पोशाक, राजस्थानी गीत संगीत को लेकर। यस मैम, वो लोगों के बीच में फिर राजस्थान में जो लोग आते हैं फिर वो उस तरीके से उसको देखना स्टार्ट हाँ। कर देंगे, वो उस तरीके से उस चीज को लेके जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अब ये मत कीजिए, राजस्थान को जो राजस्थान का जो गाना बजाना उसके ऊपर आप डांस कीजिए, उसके ऊपर आप प्रेजेंट कीजिए उस चीज को। तो बस मैं यही स्पीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसको जिंदा रखोगे तब वो जिंदा रह पाएगा, आप जिस तरीके का उसको प्रेजेंट करोगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो सोशल मीडिया पे डालोगे वही लोग पसंद करेंगे, वही लोग देखना पसंद करेंगे। लोगों को तो पता है नहीं कि ये कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, कुछ लोगों को नहीं पता, मगर जो गुणी लोग हैं, जो म्यूजिक को पसंद करता है उनको पता है, उनके बीच में गलत मैसेज पहुंच रहा है, प्लीज तो आप ये मत कीजिए। तो राहुल जी, आप मंचों पे, छोटे छोटे मंचों पे गाते रहे, आपने अग्निकुला बैंड कब बनाया या कब मन में आया कि मैं बनाऊं? मैम मेरा गाना तो खानदानी गाना बजाना मैम, बचपन से ही म्यूजिक ही किया है, मम्मी पापा से मुझे यही मिला है मैम। अग्निकुला जो बैंड है मैम, मैंने 2013 में इस बैंड को बनाया, उससे पहले भी छोटे छोटे बैंड थे हमने बनाए, मगर वो बने नहीं, मगर मुझे किसी ने नाम दिया अग्निकुला। अग्नि मतलब आग, कुला मतलब जितने राजस्थान के कुला थे, कुल है जो कुल थे, अच्छा, उसको आपने कुला इंग्लिश उसके साथ मैंने थोड़ा कुला बना दिया उसको, और मैंने कुल के ऊपर इस बैंड को प्रेजेंट किया, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी को, यहाँ के जो राजा महाराजा ने थोड़ा सा जिंदा रखने की कोशिश की, और वो एक अच्छी चीज थी। तो हमें लगा कि क्यों नहीं यार अग्निकुला के ऊपर एक बैंड बनाया जाए। तो हमारे राजस्थान की मिट्टी में इतनी ताकत थी कि सर कट्या तू धड़ लड़े, शान है राजस्थान हरी, सारी दुनिया कह रही है धरती है बलिदान हरी। तो हमने अग्निकुला उस मिट्टी के ऊपर, उस राजस्थान की वाइब के ऊपर हमने नाम रखा, जिसका नाम है अग्निकुला। तो हम लोग आज भी राजस्थान गुल को लेकर आप हम लोग उसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं और उसी को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। राजस्थान की मिट्टी के लिए हम लोग गाते हैं, राजस्थान के लिए हम लोग गाते हैं। तो मैम अग्निकुला बनाया मैंने 2013-14 में, मेरा बैंड बना मैम, मैंने परिवार के बच्चों के साथ मिलके ये बैंड बनाया, मेरे घर के जो लड़के थे, छोटे ढोलक वोलक। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना आया, फोन आया मेरे पास, वहां से मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिली। मैं एक बार दिल्ली गया मैम बचपन में, 2013 के बाद ही मैं दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने गिटार देखे, ड्रम देखे, वहाँ से मैं वो इंस्ट्रूमेंट लेके आया, छोटे छोटे कुछ इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके आया, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आया, उनके साथ हमने गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हमने फिर छोटे मोटे मैं क्लब में जाता था मैम, जब शोज़ के लिए, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं, साइकिल थी मेरे पास एक, उस साइकिल को लेकर मैं बहुत सारे जो छोटे मोटे, जो उस टाइम कैफ़े होते थे, जब इतने बड़े कैफ़े क्लब थे नहीं, छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हो गए, मैं वहाँ जाके बोलता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा एक ग्रुप है यार, प्लीज़ मुझे बजाने का मौका दे दो, पैसा मत देना यार, आप हमें खाना ही खिला देना बस। तो मैंने खाने में भी प्रोग्राम किया मैम, बहुत सारी जगह से, हाँ बहुत सारी जगहें थी है ना, जहाँ पे मैंने खाने के लिए भी प्रोग्राम किया मैम। मैं जाता और सिर्फ खाना मिल जाता, वही बहुत बड़ी चीज है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे बजाने के लिए स्टेज मिल रहा है मैम, और माइक वाइक उस टाइम मिलता नहीं था, मैं नीचे कहीं खड़ा कर देते, यहाँ पे चलो यहाँ पे हो जाओ तुम स्टार्ट। वहाँ पे धीरे धीरे हमने बजाया, धीरे धीरे कैफ़े बजाया, धीरे धीरे कुछ लाउंज बजाया, फिर धीरे धीरे कुछ प्रोग्राम मिलने लगे मैम। ऐसे करके फिर मैं 2016 तक पहुंचा, मैं बहुत सारे शोज़ बजा के, छोटे मोटे शोज़ बजा के, जहाँ तक मैं परफॉर्म कर रहा था मैम, थोड़ा छोटा मोटा अनुभव हो चुका था मुझे प्रोग्राम का, कुछ म्यूज़िक भी आने लगा अंदर। फिर मैंने जो बताया, जो कैप्टन राजेश सर, मुझे वहाँ से वो लोग मिले, वहाँ से मैं गया, फिर मैंने अभी तक मैंने बहुत शोज़ बजाए, मुझे खुद को भी नहीं पता कि अभी तक मैं कितने शोज़ बजा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 800 शोज़ के ऊपर मैं बजा चुका हूँ अभी तक। 800? यस। आपका एक शो तो मुझे ध्यान है, आपने पैरालंपिक जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी बहुत बड़ा स्टेडियम में, उसकी ओपनिंग आपके बैंड से हुई थी और क्लोजिंग सेरेमनी भी आपके बैंड से हुई थी। यस, हाँ वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। 2017 का शायद फरवरी था। यस 2017 फरवरी में वो शो था, हाँ। इस पैरालंपिक हुई थी, उसके अंदर उसमें नेशनल था वो। हाँ नेशनल, बहुत बड़ा प्रोग्राम था मैम, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसमें भी मुझे मेरा पेपर्स में, उसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया था उसमें,
और कुछ मीडिया चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस आए थे जिसमें मैंने गाया, मेरा पूरा बैंड, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा परफॉर्म था। उसके बाद मैंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम किए मैम। एक कोई अच्छा सा आप और सुना दीजिए अपनी पसंद का कोई गाना। तो मैम एक गाना है बड़ा फेमस और बड़ा सूफियाना, सूफी एक कलाम है ना, बहुत खूबसूरत गाना है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, शिंदड़ी दा शेवण दा शकी शावास कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लालो दा लाल कलंदर, लाल मोरी हो लाल मोरी, घनन घनन तोरी नौबत बाजे, घनन घनन तोरी नौबत बाजे, नाल बजे गढ़ नाल बजे झूले लालन, शिंदड़ी दा शेवण दा शकी शाबास कलंदर, हो धमाधम मस्त कलंदर, लालो दा लाल कलंदर। इसमें कुछ आपने अपना भी स्टाइल जोड़ दिया। हाँ, थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है मैम, थोड़ा सा इसमें। हाँ, तो मैम मेरे प्रोग्राम की थोड़ी मैं डिटेल बताना चाहता हूँ। प्रोग्राम का नाम है शाम अग्नि और बहुत खूबसूरत सी लाइन है इसकी, जो हुक लाइन है इसकी, सूफी रंग फोक संग, क्यों हमारा टारगेट ये था कि सूफी म्यूजिक के साथ में कुछ फोक म्यूजिक को एक फ्यूजन करके हम लोग प्रेजेंट करेंगे। इसमें 3 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तारी साल, शोभा सपेरा। ये बहुत यूनिक आर्टिस्ट हैं जो कुछ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में और कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ में फ्यूजन करेंगे। ये एक आर्टिस्ट है शोभा सपेरा जो गिटार ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ में कालबिलिया को प्रेजेंट करेगी, कालबिलिया डांस को प्रेजेंट करेंगे थोड़ा सी यूनिक जनर के साथ में। मेरा जो बैंड है अग्निकुला, हम लोग 3 नंबर पे हम लोग परफॉर्म करेंगे। हम लोग 12 लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम है 24 जनवरी का और बहुत खूबसूरत प्लेस पे इस प्रोग्राम को हमने करने जा रहे हैं। हम लोग जवाहर कला केंद्र में हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, मध्यवती में। इसकी टिकटें बुक माई शो पे अवेलेबल हैं और जो इसके सपोर्टर हैं कि प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम को देखें और इस प्रोग्राम के बारे में रिव्यू दें कि ये प्रोग्राम था कैसा। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आएँ इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो ये थे राहुल सोलंकी जी जो सूफी और फोक संगीत गाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें संगीत भी है, गीत भी है, सुरीलापन भी है, लेकिन दर्द भी है। वो दर्द जो हमारे कलाकार, जो हमारे फोक कलाकार आज झेल रहे हैं, इन्होंने उनकी भी बातें की। हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार से शिकायत रहती है इन चीज़ों की, और वो बात भी राहुल जी ने बड़ी आराम से, बहुत शिद्दत से उस चीज़ को महसूस किया है और सामने रखा है बहुत बेबाकी से। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके बाद इस पर ध्यान देगी और उससे ज़्यादा आम लोगों के ध्यान आकर्षण की ज़रूरत है। आम लोग जो दर्शक हैं उनसे ही कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। मौलिक संगीत सुनेंगे, देखेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा और इस तरह के कलाकार तभी जिंदा रहेंगे, और ये जिंदा रहेंगे तो इनकी कला भी जिंदा रहेगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.